around a source charge up to which it will exert force on any unit positive test charge। अब यहां पे इस स्टेटमेंट के अंदर हमारे दो वर्ड्स आ रहे हैं, सोर्स चार्ज एंड यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। मैंने पहले ही बोला था एक चार्ज हमने रख लिया और उसके इर्द गिर्द बाकी चार्जेस पड़े हैं, तो वो एक अकेला चार्ज जिसकी वजह से फोर्स लगेगी हम उसको सोर्स चार्ज बोलेंगे। जैसे मैग्नेट और आयरन में मैग्नेट फोर्स लगा रही है, मैग्नेट सेंटर में है तो मैग्नेट वहां पे सोर्स का काम कर रहा है, और उसके इर्द गिर्द जो छोटे छोटे लोहे के टुकड़े आपने फैला रखे हैं वो यहाँ पे टेस्ट की बात करेंगे। तो अब हम यहाँ पे चार्जेस की बात कर रहे हैं, जो चार्ज सेंटर में आएगा वो सोर्स चार्ज, और उसके इर्द गिर्द जितने छोटे बड़े चार्जेस होंगे वो सारे के सारे टेस्ट चार्ज। यहाँ पे ऐसे कह लो, जो फोर्स चार्ज लगाएगा वो सोर्स चार्ज के द्वारा लगेगी, और जिन जिन चार्जेस के ऊपर जाकर वो फोर्स लगेगी वो चार्जेस कौन से होंगे? चार्जेस। इतना क्लियर हो गया? तो अब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को E ऊपर एरो, इससे क्लियर है इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा, इट इज इक्वल टू F ऊपर एरो डिवाइडेड बाय Q नॉट। ये तो फोर्स हो गया, ये तो पता है, पर ये फोर्स किस चार्ज पे लगती है? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, और फिजिक्स के अंदर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को Q0 लिखते हैं, Q नॉट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांसेप्ट समझ आ गया? डेफिनेशन क्लियर है? तो हम यहाँ पे इसको कंप्लीट कैसे करेंगे? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब इतना क्लियर है ना सभी को? और इसके साथ इसके अगर हम यूनिट्स की बात करते हैं तो आप सब जानते हो फोर्स का एसआई सिस्टम में यूनिट कितना होता है? न्यूटन। और जो चार्ज है उसका एसआई सिस्टम में यूनिट क्या होता है? कूलम। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है, न्यूटन पर कूलम। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का इतना पार्ट क्लियर है? व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड? पता लग गया? इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है फोर्स का लगाना। वो फोर्स जो लगाता है उसको कौन सा चार्ज बोलते हैं? सोर्स चार्ज। और जिसके ऊपर वो फोर्स लगती है वो आपका टेस्ट चार्ज है, जिसका पूरा नाम क्या है? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यूनिट क्यों है? क्योंकि इस चार्ज का मैग्नीट्यूड 1 है। जैसे चार्ज 1 कूलम का है तो 1 को यूनिट का नाम देते हैं। हर बार मॉडुलस का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मॉडुलस? जैसे एक क्वांटिटी के साथ नेगेटिव साइन लगा है और आप उसको प्लस में बदलना चाहते हो तो आप अपनी नेगेटिव वाली क्वांटिटी को स्क्वायर ब्रैकेट में रख देते हो और उसको मॉडुलस बोलते हो। मॉडुलस होने की वजह से हर बार नेगेटिव किस में बदल जाएगा? प्लस में। तो नाम क्या पड़ गया? यूनिट पॉजिटिव। और वो चार्ज लगाई हुई फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, इसीलिए उसको कौन सा चार्ज बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। अब ये क्लियर है इतना सभी को? तो अब इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। आप पॉइंट चार्ज बोलो या आप सोर्स चार्ज बोलो, बात एक ही है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है, ये फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के लिए है। अब मुझे इसको कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले हम इसके आंसर में एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन। एक तरफ चार्ज लिख दिया Q, चलो हम इसको भी अलग शो करने के लिए कैपिटल Q मान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ये सोर्स चार्ज है, और सोर्स चार्ज का दूसरा नाम क्या है? पॉइंट चार्ज। इसके सामने एक और चार्ज रखा, और अब आपको सबको पता होगा ये चार्ज कौन सा है? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इनके बिटवीन जो सेपरेशन है वो मैंने डिस्टेंस कितना मान लिया? R। आपको और कुछ पता लगे ना लगे, इन दो चार्जेस के बीच में आप कूलम्स लॉ को लगाकर फोर्स तो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे ऐसे मान लेते हैं कि लेट Q is a point charge which is at distance R from unit positive test charge। ये डायग्राम से क्लियर हो गया? अब इन दो चार्जेस के बिटवीन कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, फोर्स कितना होना चाहिए? कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंगली फोर्स होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज 1 into चार्ज 2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। ये कूलम्स लॉ का फार्मूला है। अगर ये फार्मूला इन दो के बीच में अप्लाई करें तो आपके पास ये रिजल्ट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तक तो यही रहेगा,
बट आपका पहला चार्ज कितना है Q, दूसरा चार्ज कितना है Q नॉट और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस अभी भी R ही है तो डिस्टेंस का स्क्वायर कितना रहेगा R। अब इतना क्लियर हो गया। अब मुझे तो क्या निकालना था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एंड फ्रॉम दिस फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है F बाय Q नॉट। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए F अपॉन में Q नॉट फार्मूला अप्लाई करें। अब मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 में F का वैल्यू प्रेजेंट है, वो F का वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं 2 में पुट अप करूं। तो मैं लिख देता हूं पुट वैल्यू ऑफ F फ्रॉम 1 इन 2। तो मैं अपनी वैल्यूज को पुट करने के बाद E का फॉर्मूला लिख सकता हूं ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये पूरा F का वैल्यू लिख दिया। इनटू में ये जो अपॉन में Q नॉट आ रहा है इसको यहां पे लिख देता हूं 1/Q नॉट। अब ये Q नॉट और ये Q नॉट कैंसिल हो गया। आपका एक सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R स्क्वायर। और ये याद रखना इसमें ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम K लिख सकते हैं। तो आपका पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा K Q बाय R। मतलब क्लियर है ये कांसेप्ट। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना है तो फॉर्मूला क्या लगाना है F अपॉन Q नॉट। और फोर्स अगर निकालनी है तो दो चार्जेस का होना जरूरी है। उसमें से एक चार्ज कौन सा होगा सोर्स और दूसरा चार्ज कौन सा होगा टेस्ट चार्ज। ऐसे याद रखो, एक सोर्स चार्ज और एक टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज हमेशा Q0 से रिप्रेजेंट होगा। सोर्स चार्ज को आप Q1 जो भी लेना चाहो ले सकते हो। दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस लेट करो, x y z जो मानना है आपने, वो डिस्टेंस मानने के बाद कूलम से लगाओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज 1 इनटू चार्ज 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो मेरा यहाँ पे पहला चार्ज कितना था Q, तो मैंने Q1 की जगह Q रख दिया। चार्ज 2 कितना था Q नॉट, तो Q2 की जगह Q नॉट रख दिया। अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस अभी भी आ रहा है तो इसके बटे में कितना आ गया R स्क्वायर। ये F का वैल्यू निकल आया। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला F बाय Q नॉट है। F की वैल्यू पूरी इक्वेशन से निकाल के यहाँ रख दी और साथ में ये 1/Q नॉट मल्टीप्लाई कर दिया। Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हुआ, बचा आपके पास Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R स्क्वायर। और आप याद रखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन को K बोलते हैं। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बन गया K/R स्क्वायर। अगर आपको ऑन द होल पूछता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन है, तो आप आंसर दोगे इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ गए? मतलब डिस्टेंस मान लो 2 सेंटीमीटर था तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 होगा, 2 का स्क्वायर। अगर डिस्टेंस 4 था तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/16 हो जाएगा। इसका मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड घटना शुरू हो जाएगा। वो 1/8 1/16 ऐसे घटना लगेगा। अब ये आर्टिकल जो है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का सभी को समझ आ गया। टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? घर में सबसे पहले आपके घर तक वोल्टेज आती है 220 या 230 वोल्ट, और जो आपके घर का सर्किट होता है ना उसमें जितने भी अप्लायंसेस हैं, पंखा, ट्यूब, बल्ब, एसी जो भी है, वो सब तारों से जुड़े होते हैं। सिर्फ स्विच को ऑन और ऑफ करने का कंसेप्ट आपके पास है, और जो तारें उनको जोड़ने के काम आ रही हैं वो सब कंडक्टिंग है। घर में कोई भी तार अगर आप लगाओगे तो प्रेफर करोगे ना कॉपर की वायरिंग होनी चाहिए, और कॉपर आप सब जानते हो कंडक्टर है। अगर वो कंडक्टर है तो इसका मतलब साफ है वो एक मेटल है, क्योंकि मेटल का दूसरा नाम क्या होता है कंडक्टर। और केमिस्ट्री बोलती है जो मेटल्स होते हैं उनके आखिरी शेल में हमेशा कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, हमेशा कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री। और अगर वो फ्री हैं तो इलेक्ट्रॉन चलते भी होंगे, और हम पढ़ चुके हैं जब चार्ज चलता है या मूव करता है तो वो करंट बनाता है। ये पढ़ा हुआ ना पूरा कंसेप्ट। तो मैंने बताने की कोशिश यहाँ पे क्या की है कि आपके घर में जो वोल्टेज आती है वो जाकर तारों को मिलेगी। तारों का मतलब जिसको आपने सर्किट बनाना, और उन तारों के अंदर जो चार्ज प्रेजेंट है ना, जो अपने आप से भी चल सकता है, ये पोटेंशियल उनको चलाने के लिए मददगार साबित होगा। तो व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक ऐसी एनर्जी का नाम है जो चार्ज को दी जाती है ताकि चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जा सके। और एनर्जी का दूसरा नाम वर्क भी होता है। फिजिक्स में वर्क और एनर्जी की डायमेंशन सेम है, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं पोटेंशियल एक ऐसा वर्क है जो किसके ऊपर किया जाता है? चार्ज के ऊपर, ताकि आपका चार्ज एक जगह से सीधा सीधा कहां पहुंच जाए? दूसरी जगह। और इस तरह से आपके सर्किट के अंदर किसका फॉर्मेशन होगा? करंट का होगा, क्योंकि जब चार्ज चलेगा तो करंट बनेगा। तभी तो ओम्स लॉ कहता है V प्रोपोर्शनल टू I।
ओम्स लॉ कभी ये नहीं कहता I प्रोपोर्शनल टू V, समझ रहे हो, क्योंकि पहले क्या आएगा, पोटेंशियल, वो आपके चार्ज को क्या करने का कोशिश करेगा, चलाने की कोशिश, और उसको चलाने के लिए या तो उसके ऊपर वो फोर्स लगाएगा या उसको वो एनर्जी देगा। जब वो चार्ज चलेगा तो करंट बनेगा, तो पोटेंशियल की वजह से करंट बनता है। तो इसका मतलब पोटेंशियल की वजह से जो करंट बन रहा है वो चार्ज के चलने की वजह से बन रहा है, और चार्ज को चलाना है तो पोटेंशियल देना पड़ेगा। तो अब समझ आया पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल एक वर्क डन है जो किस पे किया गया है, चार्ज पे, ताकि आपका चार्ज एक जगह से कहां जा सके, दूसरी जगह। या पोटेंशियल आपकी एक एनर्जी है जो किसको मिलती है, चार्ज को, ताकि आपका चार्ज एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल कर सके। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक। तो मैं यहां पे इसका डेफिनेशन लिख सकता हूं, इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब आगे वो सब समझते हैं कि वर्क डन जब यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे हो गया तो वो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और फिजिक्स में हम इतना पढ़ते हैं ना, जब किसी बॉडी पे आप फोर्स लगाते हो तो वो कुछ डिस्प्लेसमेंट शो करता है। मान लो मैं इस बोर्ड को धक्का दूंगा, अगर ये वहां से फ्री हो तो ये आगे की तरफ ऐसे मूव करेगा ना, तो उसकी क्या है, डिस्प्लेसमेंट। और जब फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट पैदा होती है तो हम उसको फिजिक्स में क्या नाम देते हैं, इसका मतलब जब चार्ज के ऊपर वर्क किया तो आपने चार्ज पे क्या लगाया, फोर्स, और उस फोर्स के लगने से चार्ज अपनी पोजीशन क्या कर गया, चेंज। और अगर चार्ज ने अपनी पोजीशन को चेंज किया तो चार्ज मूव करने लगा, और जब चार्ज मूव करने लगेगा तो करंट की फॉर्मेशन। अब इतना समझ आ गया? तो अब हम पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पहले मैं लिख देता हूं, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क ऑन ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब पोटेंशियल का साइन क्या है, पोटेंशियल का साइन है V। V से पोटेंशियल रिप्रेजेंट होता है, ठीक है, कैपिटल V। इसके साथ वर्क डन को रिप्रेजेंट करते हैं W से, और अपॉन में टेस्ट चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं Q से। ये पोटेंशियल है। दूसरी बात, ये स्केलर है, क्योंकि ये पूरी तरह से वर्क पर निर्भर है, और वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए पोटेंशियल भी कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर। अगर हम इसके आगे लिख दें तो हम यहां पे लिख देते हैं इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। द लास्ट कांसेप्ट ऑफ दिस कांसेप्ट इज यूनिट्स। तो आप सब जानते हो वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलाम। जूल पर कूलाम को पोटेंशियल, या फिर जूल पर कूलाम को वोल्ट बोला जाता है। अब समझ आया? अब आपके घर में कितनी वोल्ट आ रही है, 220 से 230 के बीच। इसका मतलब वो कितना वर्क कर रही है, 220 जूल का, कितने चार्ज, एक कूलम के चार्ज। अब अगर एक कूलम के चार्ज को इतना पोटेंशियल मिल जाएगा तो वो मूव करने लगेगा, और उसकी वजह से आपके सर्किट में क्या जनरेट होगा, करंट। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक। अब इसका भी एक क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल चार्ज। सिंगल चार्ज का मतलब समझिए ना, पॉइंट चार्ज। तो सब जानते हो, इसको डेराइव करने के लिए हम फिर एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं लाइक दिस, और उसमें फिर वही Q एंड Q नॉट, उसके जो बीच में डिस्टेंस है वो कितना ले लेंगे, R। यहाँ तक तो सेम हो गया। तो वो दोबारा लिख सकते हैं, क्या वो कौन सा चार्ज है, सोर्स, जिसको सिंगल चार्ज या फिर पॉइंट चार्ज बोलते हैं। ये किससे सेपरेटेड है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, कितने डिस्टेंस पे, R। तो ये सब सेम हो गया। हम यहाँ पे लिख देते हैं, लेट Q the source charge is separated from a test charge by distance r। इतना क्लियर हो गया? अब मुझे इस आर्टिकल में निकालना क्या, पोटेंशियल, और आपको सबको पता है पोटेंशियल का फॉर्मूला। अब आपके पास क्या है, W by Q। ये पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया। इसका मतलब मैं पहले क्या निकालूंगा, वर्क। और आप जानते हो वर्क का फॉर्मूला फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। ये क्लियर है? चार्जेस कितने हैं, दो चार्जेस के बीच में कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंगली 1/4 चार्ज नंबर 1 Q, चार्ज नंबर 2 Q नॉट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। F मिल गया? यस सर। ये F का वैल्यू यहां पे पुट करते हैं। और दूसरी बात, इस आर्टिकल में डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कितना है, R। तो मेरे पास W का फॉर्मूला क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाय R स्क्वायर इनटू R।
ये समझ आया सभी को? यहाँ पे फोर्स की जगह फोर्स का वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू पुट हो गया, r से स्क्वायर कट गया, आपके पास वर्क का फॉर्मूला आ गया 1/4πε0 q नॉट बाय r। ठीक है, इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। और अब मेरे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, W बाय Q नॉट। ये W की वैल्यू है ना पूरी, ये यहाँ पे प्लेस करते हैं। अगर ये W की वैल्यू प्लेस करेंगे तो 1/4πε0 q नॉट अपॉन r इनटू 1/q नॉट, ये लिखेंगे ना। अब इसमें से q नॉट और q नॉट कट गया, आपके पास आंसर क्या आ गया 1/4πε0 q बाय r। और मैं प्रीवियसली आर्टिकल में आपको बता चुका हूं 1/4πε0 k लिखते हैं, तो आप यहां पे इस रिजल्ट को क्या लिख दोगे, a q बाय r। दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट। फर्क दिख गया? यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के स्क्वायर का रेसिप्रोकल था और पोटेंशियल खाली डिस्टेंस का रेसिप्रोकल। अब बताओ क्लियर है? थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले एक आर्टिकल करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, चार्जेस कितने टाइप्स के हैं? दो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो पॉजिटिव चार्ज है वो दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है और वो पॉजिटिव चार्ज किसी दूसरे नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करने के लिए या रिपेल करने के लिए वो उस पे फोर्स लगाता है। अब इसका मतलब साफ है, एक चार्ज दूसरे चार्ज पे अट्रैक्ट करने के लिए या रिपेल करने के लिए फोर्स लगाएगा। फिजिक्स कहती है वो फोर्स लाइंस की फॉर्म में लगती है। वो जो फोर्स लगा रहे हैं ना, जैसे आपने कहा मैग्नेट है, लोहे को अट्रैक्ट कर लिया तो लोहा ऐसे आया इसकी तरफ, वो आया जब उसके ऊपर ना तो वो फोर्स की वजह से आया, बट वो फोर्स सीधी जो आपको दिखाई दी है कि उछल के इस पे चिपक गया, दैट इज नॉट द रियलिटी। रियलिटी है वो फोर्स लाइंस की तरह दिखती है। किसकी तरह दिखती है? लाइंस। अब वो जो लाइंस हैं वो सीधी भी हो सकती हैं और वो लाइन जो मतलब कर्व भी हो सकती है, मुड़ी हुई भी हो सकती है। ऐसी लाइंस को हम फिजिक्स में इलेक्ट्रिक लाइंस बोलते हैं। कौन सी लाइंस? इलेक्ट्रिक। जिसके साथ इलेक्ट्रिक वर्ड लगेगा वो चार्ज के ऊपर बेस्ड है। तो ये लाइंस किसकी वजह से है? चार्ज की वजह से। क्यों है? क्योंकि एक चार्ज दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट करने के लिए या रिपेल करने के लिए फोर्स इस्तेमाल करता है, और वो फोर्स अकेली फोर्स नहीं है, वो दर्शाते वक्त, रिप्रेजेंट करते वक्त लाइंस की फॉर्म में होती है। और ऐसी लाइंस को हम कौन सी लाइंस बोलते हैं? इलेक्ट्रिक लाइन। तो सबसे पहले इसको डिफाइन करने से पहले मुझे डिफाइन करना पड़ेगा व्हाट आर इलेक्ट्रिक लाइंस। तो मैं बोलूंगा दीज लाइंस आर ड्यू टू positive as well as negative charges and are used to represent force. These lines may be straight or curve. Tangent on them will represent their direction. अब मैंने इसके साथ एक और लाइन जोड़ी है, टेंजेंट ऑन देम विल रिप्रेजेंट देयर डायरेक्शन। आप मैथमेटिक्स में एक सर्कल पढ़ते हो तो आप सर्कल के ऊपर एक ऐसे लाइन लगा के एरो लगाते हो, ये सर्कल के ऊपर क्या कहलाता है? टेंजेंट। और ये टेंजेंट सिर्फ और सिर्फ सर्कल की डायरेक्शन को दर्शाता है। इसी तरह जब आप इलेक्ट्रिक लाइंस बनाओगे ना तो उस पे एरो लगाओगे और वो एरो उन लाइंस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अब मैंने बोला था चार्जेस कितने प्रकार के? दो। नहीं, पहला पॉजिटिव हो गया, ये इस पे मैंने यहाँ पे लाइंस को रिप्रेजेंट कर दिया। इसी के साथ यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज लिया और इसके ऊपर भी मैंने ये यहाँ पे आपकी लाइंस को रिप्रेजेंट कर दिया। बट अभी दिखने में तो दोनों लाइन एक जैसी है, तो अंतर क्या है? अंतर है जो लाइन पॉजिटिव की वजह से होंगी वो बाहर की तरफ जाएंगी। तो इलेक्ट्रिक लाइंस पॉजिटिव से किसकी तरफ मूव करती है? बाहर की तरफ। और अगर ये नेगेटिव की वजह से तो ये अंदर की तरफ आती है। समझ आया? तो अगर ये अंदर की तरफ आई है तो सेंटर से सेंटर ऐसे एरो नहीं लगेगा। कहां से निकली? पॉजिटिव। इसकी तरफ गई नेगेटिव, सीधी है। डेफिनेशन का एक पार्ट क्लियर हो गया। दीज लाइंस में बी स्ट्रेट। अगर सेंटर से अवे जाएंगे
तो ये लाइन ऐसे या ऐसे बनेगी, क्या ये कर्व नहीं होगी? तो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्लियर हो गया। दीज लाइन स्ट्रेट भी हो सकती हैं और ये लाइन कर्व भी हो सकती है। किसकी वजह से आउटवर्ड है? पॉजिटिव। किसकी वजह से अंदर आती है? नेगेटिव। इसका मतलब पॉजिटिव अकेला हो तो स्ट्रेट है, नेगेटिव अकेला हो तो भी स्ट्रेट है, बट अगर एक पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाए तो ये स्ट्रेट और कर्व दोनों हो सकते हैं। और जब तक ये एरोज नहीं लगाओगे तब तक आपको इनकी दिशा नहीं मिलेगी, इसीलिए इन एरोज को क्या नाम देते हैं? टेंजेंट। और अगर इनके ऊपर लगा दिया तो वो इनकी क्या दर्शाएगा? डायरेक्शन। अब क्लियर दिख रहा है ये लाइंस पॉजिटिव से निकलेंगी, किसकी तरफ जाएंगी? नेगेटिव की तरफ। पॉइंट नंबर 2 क्लियर हो गए। तीसरा पॉइंट, नो टू इलेक्ट्रिक लाइंस इंटरसेक्ट। कभी भी दो लाइंस एक दूसरे के ऊपर नहीं आएंगी, मतलब हर बार ऐसे बनेगी ये लाइंस का डायग्राम। कहीं पे भी आप इस लाइन को ऐसे नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि जहां पे ये दो लाइंस ऐसे इंटरसेक्ट हुई तो उनके अपने अपने टेंजेंट हैं। तो एक ही टाइम में बॉडी की दो दिशाएं बन जाएंगी। एक टाइम में नेचर बोलती है एक ही दिशा पॉसिबल है। अगर आप इस बोर्ड को देख रहे हो तो सेम टाइम में आप पीछे कुछ नहीं देख सकते, इसका मतलब आपकी दिशा कितनी है? एक। अगर मैं आपकी तरफ देखूंगा तो मैं बोर्ड नहीं देख सकता, तो मेरी भी एक ही डायरेक्शन है। तो हर टाइम एक टाइम में एक दिशा पॉसिबल होती है। इंटरसेक्शन की वजह से कितनी दिशाएं बनती हैं? दो। वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए लाइंस का कभी भी इंटरसेक्शन नहीं। बताओ ये टीम क्लियर होगी? जहां लाइंस का जो अमाउंट है वो ज्यादा हो जाएगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और जहां पे लाइंस का नंबर कम हो जाएगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाएगा। ये आपके 5 पॉइंट्स हैं। तो हम यहां पे लास्ट लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस इफ लार्ज इन नंबर मेक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, और साथ भी लिख देते हैं एंड वाइस वर्सा। क्लियर हो गया? वाइस वर्सा का मतलब पता लग गया। अगर लाइंस का नंबर कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाएगा। अब बताओ इलेक्ट्रिक लाइंस का पार्ट क्लियर हो गया। अब देखो इसमें लास्ट पॉइंट क्या था, अगर इलेक्ट्रिक लाइंस का नंबर ज्यादा है तो फील्ड ताकतवर होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, और अगर इलेक्ट्रिक लाइंस का नंबर स्मॉल होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होगा, वीक होगा। इसका मतलब एक साफ हो गया, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक लाइंस का टोटल आपको करना पड़ेगा किस चीज का पता लगाने के लिए कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ताकतवर है या कमजोर। और वो जो इलेक्ट्रिक लाइंस का आप नंबर निकालोगे वो आपको फ्लक्स की वैल्यू देगा। इसकी वैल्यू देगा फ्लक्स की वैल्यू। तो व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स? द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस जो कहां से गुजर रही हैं, एक पर्टिकुलर एरिया से होकर गुजर रही है। अब जैसे बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक चार्ज रख दिया, दूसरा चार्ज वहां पड़ा है, तो लाइंस निकलेगी नहीं? पढ़ लिया ना आपने? वो लाइंस जब इसमें से निकलेंगी तो ये बोर्ड का एरिया हो गया। इस एरिया में से जितनी लाइंस निकल जाएंगी वो आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को काउंट करेंगे। समझ आ गया? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या है? टोटल। किसका टोटल? इलेक्ट्रिक लाइंस का टोटल, जो कहां से गुजर रही है, पास हो रही है एक पर्टिकुलर सरफेस एरिया पे। समझ आ गया? अब वो पर्टिकुलर सरफेस एरिया का मीनिंग क्या बना? देखो यहां से एक लाइन गई, वो वहां से बाहर निकल गई, तो इतने में दूसरी और आ गई, क्या आप उसको गिन सकोगे? एक लाइन जा रही है, दूसरी आ रही है, फिर एक जा रही है, फिर दूसरी आ रही है, तो इसका मतलब टोटल फ्लक्स तो जीरो हो गया। कैसे? क्योंकि जितनी बाहर गई है उतनी अंदर आ रही है, और जितनी बाहर जा रही है वो तो प्लस की है, जितनी अंदर आ रही है वो कितनी है? माइनस की। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? जीरो। तो कैलकुलेट करने के लिए मुझे अपने बोर्ड को छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। उन छोटे छोटे सेगमेंट्स को मैं स्मॉल सरफेस मान लूंगा, और हर छोटे सरफेस से जितनी लाइंस निकलेंगी मैं उनको नंबर दे दूंगा, और फिर इंटीग्रेशन करके इसको बड़े में बदल दूंगा। ये तो मैथ्स में आप पढ़े ही, जब एक छोटी चीज को इंटीग्रेट करते हैं तो वो किस में बदल जाती है? बड़े में। तो ये आपका फ्लक्स है। तो मैं यहाँ पे फ्लक्स का डेफिनेशन लिख रहा हूँ, द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और सीधी सीधी डेफिनेशन लिखेंगे, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग थ्रू ए पर्टिकुलर सरफेस। समझ गए? अब फ्लक्स को रिप्रेजेंट इस सिंबल से करते हैं, और इस सिंबल को हम फिजिक्स में फाई बोलते हैं। समझ गए? ये फ्लक्स का सिंबल है, जैसे पोटेंशियल का V था, इलेक्ट्रिक का E था, फोर्स का F होता है, तो फ्लक्स का सिंबल फाई होता है। और आपको अगर इसका फार्मूला लिखना है तो फाई टोटल निकाल रहे हो ना, तो यहाँ पे फाई टोटल हो जाएगा, और जब टोटल निकालोगे तो इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, और इंटीग्रेशन के अंदर क्या गुजर रहा है? इलेक्ट्रिक लाइंस, उसके लिए E लग गया। किस में से पास हो रही है? छोटे सरफेस एरिया में से, तो
फॉर्मूला क्या बन जाएगा, E डॉट ds। डॉट का मतलब है ये जो फ्लक्स है ये आपकी कौन सी क्वांटिटी है, इट इज ए स्केलर। क्लियर है? तो और फाई का फॉर्मूला है ES, पर अगर आपको टोटल लेना है तो पहले S को स्मॉल मारना पड़ेगा और फिर उसको E से डॉट करके इंटीग्रेट करना पड़ेगा। दिस विल गिव द अमाउंट ऑफ फ्लक्स। क्लियर हो गया? अब इसके यूनिट्स बनाने क्या बनेंगे, फ्लक्स के यूनिट्स क्या बनने चाहिए। आपका फॉर्मूला है E डॉट ds। क्या मेरे पास E का फॉर्मूला F बाय Q नॉट नहीं है, तो F बाय Q नॉट के अकॉर्डिंगली मैं E को न्यूटन बटे कूलम ये लिख सकता हूं, इनटू में एरिया आ रहा है और एरिया का यूनिट कितना होता है, तो इसके यूनिट्स क्या हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम। बताओ क्लियर है? फ्लक्स का पार्ट क्लियर है? फ्लक्स का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ लाइंस कहां से पास होगी, एक पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर के लिए एरिया या सरफेस एरिया को स्मॉल लिखना है, स्मॉल के लिए डी लग जाएगा और उस डी को बड़े में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। और ऑन द होल फ्लक्स की दूसरी डेफिनेशन क्या है, क्या मैं ऐसे नहीं कह सकता डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद स्मॉल सरफेस इज कॉल्ड फ्लक्स। आप ये भी पेपर में लिख के आ सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद स्मॉल सरफेस इज कॉल्ड फ्लक्स। The units are Newton meter square per coulomb due to dot product। ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर, क्योंकि वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमें स्केलर देते हैं, ये पढ़ा हुआ है। जब दो वेक्टर्स को डॉट से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर स्केलर है, फ्लक्स मेरा आंसर है, इसीलिए फ्लक्स कौन सी क्वांटिटी है,